नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर यह है कि सिविल एविएशन इंडस्ट्री नहीं अपितु जो कयास लगाए जा रहे थे लंबे समय से, टेली कम्युनिकेशन के अंदर एंट्री की है अडानी ने। अब टेली कम्युनिकेशन का मतलब तो आप समझते ही हैं। टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से ही शायद आप मुझे इस समय सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, है ना, और भविष्य में आप कभी संवाद भी स्थापित कर पाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जिस इंटरनेट क्रांति के अंदर 5G ऑक्शंस इन दिनों चल रहे हैं, देश को एक उम्मीद है कि आने वाले समय में देश के अंदर अच्छी इंटरनेट सर्विसेज 5G की मिलेंगी। उसी में अडानी की एंट्री हो गई है। अडानी की एंट्री सुनते ही एकदम इम्पैक्ट आता है, क्या बात है, अडानी आ गया। मतलब अडानी आ गया से मतलब इतना सारा पैसा लेके आया होगा, यानी जिस तरह से जियो की हमें सर्विसेज मिली थी उसी तरह से क्या कंपटीशन देने के लिए अडानी आ गया। इन सभी प्रश्नों के ऊपर विराम लगाइए, क्योंकि यहाँ से आगे जो चल रहा है वो थोड़ा सा आसान है। आसान क्या है? 5G ऑक्शंस होने जा रहे हैं, चल रहे हैं। आप लोगों को आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर फाइनली पता चल जाएगा किसको कितना % का स्पेक्ट्रम दिया गया है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास बताते हुए आज तक के सीन तक लेके आता हूं, ताकि आप अडानी के आने का मतलब समझ सकें। और जो आपके दिमाग में एकदम बड़ा हुआ चढ़ा हुआ भाव है कि अडानी आ गया तो ना जाने क्या हो जाएगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। देखिए साथियों, आपको ये तो मालूम है कि भारत सरकार लंबे समय से देश में 5G सेवाएं देने के लिए रोड मैप बनाए जा रही है। इसी बीच में 15 जुलाई 2022 को कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की तैयारी की कि भाई ठीक है, हम लोग 5G का ऑक्शन करेंगे, जो भी चाहते हों वो लोग चलकर आएं और इन 5G सर्विसेज के लिए अप्लाई करें। तो 5G स्पेक्ट्रम और अदर टेलीकॉम सर्विसेज के लिए ऑक्शनिंग जो है वो 15 जून के अराउंड सरकार के द्वारा अलाउड कर दी गई। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कुछ टेक्निकल शब्द हैं जो आपको पहले समझने होंगे, उसके बाद हम सेशन में और गहराई से उतरेंगे। 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग में, ऑक्शनिंग को थोड़ा सा सरल भाषा में समझते हैं पहले। देखिए ऑक्शनिंग का अर्थ ही इस प्रकार से होता है, मान लीजिए एक प्लॉट है, उस प्लॉट को परचेज करना आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, हम दो लोग और भी हैं जो चाहते हैं। तो बोली लगाते समय बोली दाताओं के बारे में कुछ पता ना चले, या फिर यूं समझिए कि थोड़ा आइडिया लग जाए कि कितने तक का ये प्लॉट बिकेगा, इसलिए प्लॉट बेचने वाला कुछ ऐसी राशि पहले जमा करवा लेता है जिसे आप अमानत राशि कह सकते हैं, जिसे वो पहले जमा करा के रख लेता है ताकि ये सिंसियरली पता चल जाए कि जो सामने लोग बैठे हुए हैं ये फर्जी नहीं है। आप ऐसे समझो, आप में से वेलकम मूवी शायद बहुत से लोगों ने देखी होगी, जिसमें अनिल कपूर की एक पेंटिंग को खरीदने के लिए एक फेक ऑक्शनिंग का सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें कि ऑक्शन के दौरान उनकी पेंटिंग को लंबे चौड़े दाम पर खरीदा जाता है। वो फिल्म थी, लेकिन रियलिटी में आप किसी भी चीज़ को ऑक्शन में जब परचेज करते हैं तो सरकार आपसे कुछ राशि पहले रखवा लेती है, उसे अर्नेस्ट मनी कहते हैं, आप अमानत राशि के रूप में समझें। जब पैसा आपसे पहले रखवा लेती है, से मतलब है कि आप 1 करोड़ तक का प्लॉट खरीदना चाहते हैं, सरकार को पता है कि ये प्लॉट 1 करोड़ तक का बिकेगा, तो सरकार आपसे ₹1,00,000 पहले रखवा लेगी या 10 लाख रुपए पहले रखवा लेगी कि भाई पीछे मत हट जाना। पता चले आपने बोली लगा करके उस 1 करोड़ के प्लॉट पर बोली तो लगा दी 2 करोड़ की, और आप फिर खरीदने नहीं आए। कई बार ऐसा भी तो होता है कि हाँ भाई हमने चढ़ाना शुरू कर दिया कि साहब ये 2 करोड़, किसी ने कह दिया 3 करोड़, किसी ने 4 करोड़, बोलने में क्या जा रहा है। तो बोलने वाले के ऊपर भी थोड़ा रिस्क रहे या उसके ऊपर भी जोर पड़े, इसके लिए हमेशा एक मनी रखवाई जाती है, ठीक है, उसे आप जो भी कहें। अभी टेलीकॉम के अंदर उसे क्या कहा जाता है वो भी बताऊंगा। इस मनी को रखवाने से यह क्लियर हो जाता है कि कौन कौन रियल उम्मीदवार है। अब रियल उम्मीदवार बोली चढ़ाकर अगर चला भी गया तो ऐसी स्थिति में अगर वो उस राशि को नहीं भी दे पाया तो कोई बात नहीं, जो पैसा उसका जमा था उसे जब्त कर लो। ये तरीका होता है, ठीक है। हालांकि जब बड़ी कंपनियां उतरती हैं तो वो कभी भी इस प्रकार की हरकत नहीं करती कि खामखा बैठ करके भाव चढ़ाती हुई चली जाएं। एनीवे, फिर आते हैं मूल मुद्दे पर। तो साथियों, 5G स्पेक्ट्रम के अंदर ऑक्शनिंग में 3 नाम तो जाने पहचाने थे, लेकिन एक नाम नया था, दैट इज अडानी। 3 बड़ी कंपनियां जिसमें से जियो, एयरटेल और वोडाफोन इंडिया दैट इज वी, वोडाफोन आइडिया,
और तीसरा चौथा जो पार्टनर यहां पर दिखाई दिया दैट वाज अडानी। जब अडानी यहां पर दिखाई दिया तो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगी कि यार इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग भी अब भाव चढ़ाएंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा। ऐसा नहीं होता है इन बिडिंग्स में कि एक प्लॉट है और उस प्लॉट के खरीदने वाले कई उम्मीदवार हैं, जी नहीं। ये कुछ इस प्रकार की बिडिंग होती है, या फिर यूं समझिए कि ये इस प्रकार से होती है बोली कि एक जगह है, उस जगह को आप यूं समझिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा, आप इसको समझते समय थोड़ा सा क्लियर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए मान लीजिए कि एक हिस्सा है मेरे पास इतना बड़ा, है ना, लैंडस्केप है मेरे पास। इस लैंडस्केप की मान लीजिए कि कुल लंबाई जो है वो 100 फीट है। अब इस 100 फीट के अंदर 4 लोग यहां पर आ गए खरीदने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये सब की सब 100 फीट ही खरीदना चाहते हैं। मैंने कहा कि मेरे इस 100 फीट प्लॉट की जो कीमत है ना, अब ध्यान से सुनना, अब ये 100 फीट का जो प्लॉट है वर्तमान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी है। ये 100 फीट का प्लॉट मैं 4.5 लाख करोड़ रुपए में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा? सरकार ने कहा 4.5 लाख करोड़, लगभग 4.3 लाख करोड़ के आसपास एक वैल्यू रखी है कि इतने में हम बेचना चाहते हैं। अब मैं इतने में बेचूंगा, यहां 4 लोग खरीदने वाले लाइन में लगे हैं। अब ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि ये इस पैसे को पे कर दें और इसे खरीद लें, लेकिन वास्तविकता में इनके पास इतना धन नहीं है। तो फिर इन्हें क्या दिया जाएगा? तो अब इनसे अपेक्षा की जाती है जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसे इस प्लॉट में उतना ही हिस्सा दे दिया जाएगा। समझ गए आप? मान लीजिए कि इस 4.5 लाख में से किसी ने 1.25 लाख करोड़ रुपए दे दिए, या फिर 1 लाख करोड़ या 1.2 लाख करोड़ रुपए दे दिए। तो जब इतना पैसा दे दिया तो 25% हिस्सा भाई तू ले जा। एक जने को ये दे दिया। किसी ने मान लीजिए 50,000 करोड़ दिए तो उसको उसी के हिसाब से थोड़ा छोटा हिस्सा दे दिया। यानी इट इज ए बिग पाई जिसकी सरकार इतनी अपेक्षा रखती है। उस पाई में से सरकार जितना जितना पैसा जो देने आ रहा है, यानी कि असल में ये कोई बिडिंग नहीं हो रही है। बिडिंग में तो क्या होता है, एक ही हिस्से पर दावेदारी लगती है। फिर आप पूछेंगे तो इसे ऑक्शन कहते क्यों है? अगर आपको ये लगता है कि यहां पर हिस्से मिलने हैं तो ये ऑक्शनिंग क्यों कहलाती है? ऑक्शनिंग इसलिए कहलाती है क्योंकि ये नहीं पता है कि इन चारों में से कौन कितना पैसा लगाएगा। हो सकता है इनमें से कोई एक ऐसा आए जो पूरा की पूरा खरीद ले जाए, तो हो सकता है औरों को भी उसके अंदर पैसा लगाना पड़े। वर्तमान में भारत के अंदर एक चैलेंज की स्थिति यह है कि खरीदार जो मतलब कंपनी है वो लिमिटेड है। इतने बड़े देश में खरीदने के लिए 5G स्पेक्ट्रम कंपनी मुश्किल से 4 निकल करके आई हैं। इस प्रकार की व्यवस्था मोनोपोली के इक्विवेलेंट ही है ये। हालांकि इसे अर्थशास्त्र की भाषा में ओलिगोपोली कहा जाता है, यानी कि मोनोपोली के स्थान पर ऐसी व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा प्लेयर हों। लेकिन यह भी व्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं है। इसमें भी ये सब लोग मिलजुल करके साठगांठ करके ही सिस्टम चलाते हैं। जैसे जियो ने रेट फिक्स कर दिए कि मैं 1 GB डेटा इतने का दूंगा, तो उतने का ही ये दे रहा है, उतने का ही ये दे रहा है, उतने का ही तीसरी कंपनी दे रही है। दैट मीन्स इन आपसी लोगों की अपनी समझ के हिसाब से चीजें चलती हैं। तो सरल रूप से आप शायद इस बात को समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं साहब। अब क्या है, इन सबके अनुसार जो पैसा देना था, तो देखिए मैंने आपको कह दिया सरकार ने 4.3 लाख करोड़ रुपए की बेस प्राइस रखी कि भाई मेरा जो प्लॉट है 100 फीट का, मैं उसे इतने का बेचूंगा। सरकार ने इस बात को समझाने के लिए ये वाला डेटा रख दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। सरकार का जो 100 फीट का प्लॉट था असल में वो 72 गीगाहर्ट्ज की रेडिएशंस बेचनी थी, यानी रेडियो वेव्स बिकनी थी। अब मैं ये भी थोड़ा सा बता देता हूं ये क्या होता है। देखो ऐसा समझो, मेरे पास में इस समय इंटरनेट आ रहा है। मैंने तो चलिए फाइबर ऑप्टिक्स लिया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर लिया हुआ है, लेकिन आपके मोबाइल में जो इंटरनेट आ रहा है वो कैसे आया? इसके लिए आपके आसपास किसी क्षेत्र में एक टावर लगा हुआ है। उस टावर से आपके मोबाइल में रेडिएशंस आई। फिर सवाल बना मेरे मोबाइल तक रेडिएशन पहुंची कैसे? रेडिएशन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो रेडियो वेव्स होती हैं ना, उन रेडियो वेव्स के ऊपर लाद करके यूं समझिए आप तक इंटरनेट भेजा जा रहा है। अब सरकार ये कहती है कि ये जो रेडियो वेव्स हैं, इन रेडियो वेव्स का उपयोग मैं निर्धारित करूंगी कि किसको कितनी रेडियो वेव्स यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि टावर खड़ा कर दिया तो रेडियो वेव्स मिल गई। ये लिमिट मैं करूंगी। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं सर कोई कितना भी रेडियो वेव्स यूज कर ले पता कैसे चलेगा? सरकार के पास मॉनिटरिंग के सारे तरीके हैं। खंबे काउंट कर लो पता चल जाएगा, किसने कितने पिलर लगाए उससे पता चल जाएगा, है ना भाई? तो आपके पोल से अंदाजा लग जाएगा। एनीवे, तो अब ये हुआ
कि सरकार 72 गीगाहर्ट्ज का अपना ये प्लॉट बेचना चाहती है, इसकी कीमत रखी है इतनी, और इस प्लॉट के अंदर दावेदार के रूप में निकलकर जो लोग आए वो 4 थे। कौन कौन आए? इसके अंदर जो 4 लोग निकलकर आए वो थे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी। ये जो नंबर आप देख रहे हैं अडानी का, ये काफी मजाकिया दिखाई देगा, आप लोगों को लगेगा कि क्या बात है, खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसा हो गया ये तो। कैसे? इधर देखिए साथियों, जो रिलायंस है इसने अपनी जमानत राशि EMD, जिसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहा जाता है, अब इसको समझ लीजिएगा, एक प्रकार की ये क्या है, अमानत राशि है। मतलब एक प्रकार से ये वो है जिसको लेकर के स्पेक्ट्रम इसी को कहते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम भी ये जो रेडियो वेव्स है ना, इन्हीं को स्पेक्ट्रम कहा गया है। असल में जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं तो विबग्योर के बारे में पढ़ते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स पढ़ते हैं, वो प्रकाश का पूरा की पुंज जो है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। बट इसमें हम केवल रेडियो वेव्स बेच रहे हैं तो उसे कहना स्पेक्ट्रम ठीक नहीं है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो पैसा जमा कराया जा रहा है वो कितना है? तो देखिए, रिलायंस ने 14,000 करोड़ रुपए जमा कराए, सरकार को पहले ही जमा करा दिए। इसी प्रकार से जो भारती एयरटेल है इसने 5500 करोड़ जमा कराए, वोडाफोन आइडिया ने 2200 करोड़ जमा कराए और अडानी ने 100 करोड़ रुपए जमा कराए। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सब अपने द्वारा जो जमानत राशि है ये इतनी करा चुके हैं। अब देखो, जिसने जितना जमा कराया उससे उसका विजन पता चल गया कि ये भविष्य में क्या कर सकता है। क्या कर सकता है के नाम पर रिलायंस 14,000 करोड़ रुपए जमा कराया है। दैट मीन्स इसका सपना तो बहुत दूर का होगा, दूर का है। यह माना जाता है जिसने जितनी EMD जमा कराई है उससे कम से कम 8 से 10 गुना ज्यादा का माल खरीद सकता है। तो रिलायंस ने 14,000 करोड़ जमा कराए हैं, इसका मतलब लगभग 8 गुना या 9 गुना यानी 1.27 लाख का स्पेक्ट्रम परचेज करने की कैपेसिटी रखता है। कौन? रिलायंस। आ गई बात समझ में? यानी कि कुल स्पेक्ट्रम अगर 4.5 लाख करोड़ का है तो उसमें से 25% स्पेक्ट्रम तो अकेला रिलायंस ले जाएगा। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा है कि तुमको हम एलिजिबिलिटी पॉइंट भी देंगे, यानी एक प्रकार से इसकी नेटवर्थ जो कंसीडरेबल आ रही है दैट इज 1,97,000। आप यूं समझिए कि ये ऑलमोस्ट 40% से ऊपर के ऑक्शन करने की एबिलिटी रखता है कि हाँ भाई ठीक है, पुराना रिकॉर्ड तुम्हारा सही है, 40% तक का हिस्सा तुम परचेज कर सकते हो। क्लियर? अब आप आइए औरों पर। भारती एयरटेल ने 5500 करोड़ रुपए लगाए, इसका मतलब वो 48,000 करोड़ का लगभग 9 गुना, आप 48,000 करोड़ तक का स्पेक्ट्रम परचेज कर सकते हो। मतलब अगर मैं 4.3 करोड़ लाख वैल्यू कुल रखा हूं तो 48,000 करोड़ 10 लगभग 1/10 हिस्सा हो गया, यानी 10% के आसपास का हिस्सा आप परचेज कर पाओगे। फिर भी हम मानते हैं कि तुम 75,000 करोड़ तक का मामला यानी 15% तक का अपना हिस्सा परचेज कर सकते हो, यह इनसे अपेक्षा रखी जाती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इतना परचेज कर सकते हो, यह वैल्यू इसके अंदर रखी गई है। ठीक है, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपको यह वाली बात समझ में आ गई हो। इसी प्रकार से वोडाफोन आइडिया के केस में मैंने आपके सामने जो चीज बताई वो आपको देख लेनी चाहिए कि यहां पर 2200 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए। 2200 करोड़ की एवज में ये अधिकतम कितना लगा पाएंगे? तो 20,000 करोड़ तक की वैल्यू लगा पाएंगे। 20,000 करोड़ का मतलब 29,000 करोड़ तक की बिड का ये जिम्मेदारी रखते हैं। अगर सबको सब कुछ क्लियर हो गया हो तो फिर ये आ गया अडानी का नंबर। अडानी ने 100 करोड़ रुपए कुल लगाए हैं, 100 करोड़ कुल लगाए हैं। इसका मतलब अधिकतम कितने का नेटवर्क परचेज करेगा? 1650 करोड़ रुपए का नेटवर्क परचेज करेगा। 1650 करोड़ में क्या मिलेगा अब आप मुझे ये बता दो। हालांकि मैंने थंबनेल डाला था कि अडानी ने की 5G में एंट्री, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? तो मैंने इसी तरह से इसको कहा कि ये खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसा हाल हो गया। 100 करोड़ लगा करके आप 1650 करोड़ का खरीद रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 1-2% की वैल्यू भी नहीं खरीद रहे हो। आ गई बात समझ में? फिर आपके मन में आएगा एक सवाल ये बनेगा कि सर ये तो एक तरह से जगहसाई हो गई, अडानी ने इतना भी क्यों किया? नहीं लेता इससे अच्छा तो, इतना बड़ा नाम है तो इतने छोटा काम क्यों किया? नाम बड़े दर्शन छोटे क्यों कर दिए? तो ये नाम बड़े दर्शन छोटे की कहानी भी मैं आपको बता देता हूं। असल में क्या है कि अडानी जैसी जो कंपनीज हैं ये आगे किसी और प्लानिंग में लगी हुई हैं। क्या प्लानिंग लगी हुई है तो मैं अब आपको वो बता देता हूं। तो देखिए, अडानी डेटा नेटवर्क ने क्या किया ये मैंने आपको बता दिया। अब ये किस प्लानिंग में लगी है? जब अडानी से पूछा गया कि सर एक
बात बताइए, आपने ये क्या किया? मतलब आपसे इतनी उम्मीदें थी, इतना कम क्यों लगाया? तो ऐसी स्थिति में आपने इतना कम इन्वेस्ट क्यों किया? तो इन्होंने एक बहुत अल्टीमेट बात बताई जो आपको भी पता चलेगी तो फिर आपको लगेगा कि यार ये तो दिमाग का काम कर गया। क्या? इन्होंने कहा कि हम सरकार के बताए हुए प्राइवेट डेटा नेटवर्क पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये क्या मामला आ गया नया? आइए मैं बताता हूं। इधर देखिए, 5G स्पेक्ट्रम बिड जो है, अडानी इज नॉट कीन टू एंटर कंज्यूमर मोबिलिटी स्पेस। यानी कि आप और मेरा जो कंज्यूमर मोबिलिटी स्पेस है ना, यानी उपभोक्ता वाला जो इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं, उसमें ये लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो फिर ये किस में कर रहे हैं? ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उपभोक्ता के अलावा प्राइवेट नेटवर्क में। अब ये प्राइवेट नेटवर्क क्या? कि भाई साहब मेरा क्षेत्र है तो इंटरनेट भी मेरा होगा। मतलब समझिए, मतलब ये है कि हमने ये जो लगाया है ये पैसा प्राइवेट नेटवर्क के लिए लगाया है। आपको क्या लग रहा है? अडानी हूं तो मैं एयरटेल के, आप में से कई लोगों की क्यूरियोसिटी होती है ना कि भाई अंबानी जब जियो नहीं था तो किसका इंटरनेट यूज करता था? मन में आता है कि प्रधानमंत्री किसका इंटरनेट यूज करते होंगे, ये मन में क्यूरियोसिटी होती है ना। आप सोचो, अडानी बोल रहा है कि मैं अडानी हूं। अडानी हूं इसका मतलब यह है कि मैं एयरटेल या जियो का नेटवर्क यूज थोड़ी करूंगा, मेरा पर्सनल नेटवर्क यूज करूंगा। आपके दिमाग में एकदम सन्नाटा आ गया। पर्सनल नेटवर्क यूज करेगा मतलब अपने खंबे के साथ लेके चलेगा क्या? जहां जाऊंगा वहां मेरा नेटवर्क लगा होगा? नहीं 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 नहीं, अब इतना भी पर्सनल मत होइए, थोड़ा कुछ और है इसके अंदर। क्या है इसमें? यह है कि यह कहता है कि देखो हमारे इतने सारे पोर्ट्स हैं, हमारे इतने सारे एयरपोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन जगह पर हम इंटरनेट किसी और का क्यों यूज करें? जब डेटा सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज है। आज आप सोच के देखो, बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी फ्लाइट का डेटा चोरी हो गया या फ्लाइट पैसेंजर डिटेल चोरी हो गई। कई बार हैकर्स इस तरह का काम करते हैं। अगर सोचो कि उस पर्टिकुलर प्रेमाइसेस में अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को या किसी एयरपोर्ट पर, जैसे मान लीजिए मुंबई एयरपोर्ट है, उस पर सारा इंटरनेट अडानी अपने एम्प्लॉइज को अपना ही यूज करने देता है, तो नेटवर्क चोरी करने के लिए आएगा कौन? आपका नेटवर्क है, सिक्योर्ड नेटवर्क है, खुद के खुद लोग यूज कर रहे हैं। आप पूछेंगे सर ये तो बहुत तगड़ा दिमाग लगाया, ऐसे तो कोई भी कर सकता है और सर इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, आप उस इंटरनेट का कुछ भी दुरुपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। सरकार इसकी गाइडलाइंस बनाएगी कि प्राइवेट नेटवर्क कैसे यूज हो, लेकिन जो मंशा है वो इसमें स्पष्ट है कि हम प्राइवेट नेटवर्क यूज करके अपने उन क्षेत्रों के अंदर काम करना चाहते हैं जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मशीन टू मशीन लर्निंग है, कम्युनिकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस प्रकार की चीजों के अंदर हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम टेक्नोलॉजी अपलिफ्टमेंट पर काम करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अब यह बात पूरी तरह समझ में आ गई हो। अगर आ गई हो तो सेशन को शेयर वेयर कर देना, लाइक वाइक कर देना, ठीक है ना। सरकार ने अपने द्वारा 26 जुलाई को यह इन्फॉर्म किया कि हम अगस्त 14 तक क्लियर कर देंगे कि किसको क्या मिला। हम सारी की सारी बिडिंग लगा देंगे। अब तक 1,45,000 करोड़ की बिडिंग आ चुकी है। बाकी 5G के अंदर क्या खूबसूरती होती है, क्या नहीं होती है, ये तमाम बातें मैं कई बार आपको बता चुका हूं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस तरह के फायदे वायदे होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को अभी की अभी मैं अपने टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर डाल दे रहा हूं, है ना। ये चीज खुद से पढ़ लेना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं टिल डेट ऑफ 29 जुलाई, जिसमें कि आप यूपीएससी जैसा सब्सक्रिप्शन बहुत ही नॉमिनल कीमतों में प्राप्त करते हैं। साथ में 20% डिस्काउंट के 20 प्रिंटेड बुक्स भी आपको यहां पर दी जाती हैं। 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन, 0% की ईएमआई, यानी कि आप लोग इस प्रकार के कोर्सेज को परचेज करने में लोन की फैसिलिटी का भी लाभ उठा सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का ब्याज नहीं है। अधिक सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम से 7878158882 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।